आनंद जी, जो नीतीश की कोशिशें हैं, जो कांग्रेस की कोशिश है कि 2024 में एक साझा उम्मीदवार होना चाहिए, एक व्यक्ति के खिलाफ एक प्रत्याशी हो, क्या ये हकीकत में बदल पाएगा? नीतीश की कोशिशें, सब विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें, ये क्या ज़मीन के धरातल पे हकीकत होगी या सिर्फ हवा हवाई है मोदी से मुकाबला करने की? नहीं, ये तो धरातल पे नहीं उतरेगा। अगर आप एक लाइन में आंसर चाह रहे हैं, धरातल पे नहीं उतरेगा और धरातल पे उतरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक चीज समझिए, बाइपोलर कंटेस्ट में हो सकता है कि कांग्रेस पिछड़ जाए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। कई बार केमिस्ट्री ये कहती है, और मैं इसलिए कह रहा हूं केमिस्ट्री ये कहती है कि अगर अलग अलग आज आज कर्नाटक में जनता दल एस अगर नहीं होती और ये मिल के चुनाव लड़ती तो जरूरी नहीं कि यही नतीजे होते। तो एक तो ये ओवर एम्फेसाइज मेरा मानना है। ठीक है, कौन लोग कह रहे हैं कि एक के अगेंस्ट एक होना चाहिए। मुझे अभी तक एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि अगले 4 राज्यों में जो मुख्य राज्य हैं जहां इलेक्शन है, वहां पे कांग्रेस दो जगह सत्ता में, एक जगह उसकी सत्ता चली गई थी जहां पे बीजेपी, और एक जगह तेलंगाना है। अरविंद केजरीवाल साहब से कल जाके नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, प्रोएक्टिव होके वो वहां मिले हैं और वो बिना कहे एक कन्वीनर की भूमिका में इस समय आ गए हैं। उनको वो पद अभी ऑफिशियली तो नहीं हुआ है, लेकिन वो एक कन्वीनर की भूमिका में आ गए हैं, जहां वो जितने विपक्षी वो हैं उनको एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास अच्छा है। अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी या चंद्रशेखर राव साहब, ये लोग शायद डायरेक्टली कांग्रेस से बात नहीं करते हैं, या दोनों में एक संवादहीनता है, उस गैप को वो ब्रिज कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज ये लगती है, खास करके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संदर्भ में, कि प्रूव उनको करना है कि वो बीजेपी से लड़ने को तैयार है। आज क्या आप बिल्कुल हाथ मतलब हृदय पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आज बीजेपी से, अगर आम आदमी पार्टी आज किससे लड़ रही है? क्योंकि देखिए 2000 आम आदमी पार्टी के अपने स्टेट इलेक्शन 2024 के बाद हैं, जो दिल्ली स्टेट और पंजाब स्टेट। आज जो बड़ा एक जो बेसिक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल यह है कि 2024 में आपको बीजेपी को केंद्र में हराना है। अगर 2024 में आपको बीजेपी को केंद्र में हराना है, तो आप उन स्टेट इलेक्शंस जहां पे आपका वजूद नहीं है, लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो ठीक से नहीं लड़े, लेकिन 208 जगह जाके कर्नाटक में लड़े ना। अब वो ठीक से नहीं लड़े या उनको ठीक से वोट नहीं मिले, वो एक अलग बात है, लेकिन 208 लोगों को फॉर्म बी और फॉर्म ए के वो दस्तखत करके दिए गए कि जाके चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये इस समय नीतीश कुमार शायद, जितना मैं उनको जानता हूं और समझता हूं, वो ये भी क्लियर करते जा रहे हैं कि अगले 2-4 महीने में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन बीजेपी के विपक्ष में खड़ा हुआ है। हो सकता है बीजेपी के साथ ना खड़े हों, लेकिन विपक्ष में भी बहुत से लोग खड़े नहीं हो दिखाई देंगे। मैं उसका एक एग्जांपल उत्तर प्रदेश का मायावती जी का ले रहा हूं। मायावती जी जैसी स्थिति आज है, उसमें कभी भी बीजेपी से लड़ती हुई अब आपको नहीं दिखाई देंगे, ऐसा लगता है। वो लड़ती हुई दिखाई देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि एक बड़ा वोट उनके साथ है जो उनके कहने पे वोट देता है। इसलिए मुझे ये सिर्फ लगता है कि ये जो आज उनकी खड़गे जी और राहुल गांधी से बात भी हो गई है, नीतीश जी जैसे केजरीवाल साहब जा रहे हैं उद्धव ठाकरे से मिलने, केजरीवाल साहब जा रहे हैं शरद पवार से मिलने। अरे भाई, यहाँ पे गठबंधन है, एमबीएस है क्या? ऑलरेडी गठबंधन है, आप किससे मिल रहे हैं? जो कांग्रेस के सहयोगी लोग हैं। तो आज नहीं तो कल केजरीवाल साहब को भी और कांग्रेस को भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस से उसे, दोनों लोगों को ये आपसी जो भी मन में है उसको हटा के सीधे सीधे बात करनी होगी। क्योंकि अगर सीधे बात नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी चाहे जितना अपनी कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो जो लोकल कांग्रेस का जो भी लीडरशिप है या केजरीवाल की लीडरशिप है, उन्होंने मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ममता बनर्जी ने वो चीज दिखाई है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। उन्होंने कहा है कि भाई जहां जहां कांग्रेस रहेगी वहां वहां मैं कांग्रेस के साथ, मुझे कोई, उन्होंने इस तरह का दिया। केजरीवाल साहब ने अभी तक कहीं कांग्रेस का नाम अपने मुंह पे मैंने नहीं सुना है कि पिछले 1-2 महीने में उन्होंने अपने मुंह पे, जैसे होता नहीं गलती से भी कांग्रेस का नाम ले लिया, उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ये जो स्टेट इलेक्शन है तब तक और रीअलाइनमेंट अलाइनमेंट और होता रहेगा। अभी थोड़ी दिल्ली दूर है, बहुत इतने नजदीक नहीं है।
आपकी बात से ये तो लगा कि दिल्ली दूर है, अभी कई सारे प्रयोग होंगे और आना चाहिए। जो आपने कहा कि कई राज्यों में ऐसा होगा कि अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो फायदे में रहेगी विपक्ष। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आनंद जी आपका क्या मानना है कि यहाँ पे कांग्रेस अलग होके लड़े, सपा बसपा सब अलग होके लड़े तो ज्यादा फायदा होगा, या कांग्रेस का किसी सपा या बसपा किसी के साथ गठबंधन से फायदा होगा? मैं अभी एक किसी और उसमें था, बसपा जैसा टैक्टिकल उन्होंने लड़ा था 2022 का इलेक्शन, टैक्टिकली बीजेपी के सपोर्ट में लड़ा था। कहां पे बीएसपी का कौन सी जात का कैंडिडेट खड़ा होकर के सपा को नुकसान पहुंचा सकता है, ये सपोर्ट मिला था बीजेपी को। तो अगर आप उस तरह से कहिए उतनी ज्यादा उस हद तक क्या इन लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कभी कभी कहां पे कौन खड़ा हो रहा है और किसके खड़े होने से क्या फायदा हो रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। छोटी पार्टी को अखिलेश यादव जी अपने साथ, ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ नहीं रोक पा रहे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर अल्टीमेटली उनको बीजेपी में कुछ ना मिले, वो आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं। कृष्णा पटेल जी का जो फैक्शन है उसको उस तरह से शायद अभी सपा उनके अपने, अब आज ही आ गया है कि अब जयंत चौधरी के से उनसे वो हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तो अगर जयंत चौधरी को भी आप नहीं रोक पा रहे हैं, आपके मन में दिक्कत क्या है ना, उनके मन में यह है कि मैंने उनको एमपी बनाया है। तो भाई एमपी अगर आपने किसी को बनाया तो कोई हाथ बांध के आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा। आपको हाथ बांधने की जरूरत है, आप खड़े रहिए बीजेपी के सामने, लेकिन बाकी लोगों का अपना पॉलिटिकल अपने ढंग से उनको एड्रेस करना, अपने अपने जो उनका वोट बैंक है, और उस हिसाब से वो निर्णय ले रहे हैं। ये तो मुझे हरदम ये लगता है उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट अगर इलेक्शन होगा, एक 1-1 तो बीजेपी शायद हो सकता है 75 से ज्यादा सीटें जीत जाए। क्योंकि ये हरदम याद रखिएगा कि वो 50 के आसपास, 50-52% उसकी सीटें, उसका वोट परसेंटेज रहता है। मैं तुरंत भूल रहा हूं, लेकिन 50% से ऊपर था 2019 में, मेरे पास तुरंत याद नहीं है मुझे। आनंद सर, कि अगर अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ कोई बेहतर तालमेल नहीं कर पाते हैं तो नुकसान कांग्रेस का तो जितना होना है वो होगा ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन नुकसान अखिलेश यादव का भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि मायावती अधिकांश सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी देंगी। कुछ महीने पहले तेलंगाना के सीएम केसीआर ने मुझसे खुद कहा था, मैं उनसे पूछ रहा था कि एक साझा गठबंधन बने और पूरा एक यूपीए की तरह का एक नेटवर्क दिया जाए, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर चुनाव से पहले एक ऐसा गठबंधन करा लेते हैं तो मोदी जी आराम से कहेंगे खड़े होकर, देखो सब चोर इकट्ठे हो गए, और जनता में ये मैसेज करेंगे कि सब के सब इकट्ठे हो गए। तो उनका मानना था, ये उस दौर की बात है जब केसीआर नीतीश से मिलने जा रहे थे, उनका मानना था कि किसी तरह एक ऐसी सहमति हो कि बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ बिना किसी गठबंधन के सिर्फ विपक्ष का एक उम्मीदवार उतरे। क्या आनंद जी संभव हो पाएगा ये? मैं संजय जी, मैं 2-3 प्रश्न हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें हो गई हैं, दर्शकों को भी समझ में आना चाहिए। पहली चीज, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि चाहे वो केसीआर हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो ममता जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ये सब लोगों को कांग्रेस पाच्य नहीं थी। ये सब लोगों की दिक्कत कांग्रेस से थी, और ये सब लोग एक नॉन यूपीए फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, नंबर 1। उसके बाद मैं दूसरा स्पष्ट कर दूं, मुझे आशा नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो विपक्ष है वो उसका क्रिटिकल मास कांग्रेस होगा, और उसके इर्द गिर्द मिलके इन लोग बीजेपी को 273 का आंकड़ा तो नहीं छूने देंगे। जैसे आप वो कह रहे हैं 273 का, अब वो कितने का आंकड़ा छुएगा ये अभी इस समय कहना जरा ठीक नहीं है, लेकिन 273 का आंकड़े पे तो रोक ही लेंगे। हैविंग सेड दैट, मैं 2-3 चीजें इसलिए स्पष्ट कर दूं, केवल नीतीश जी, इन चारों लोगों के अलावा नीतीश जी थे, उनके पास भी ऑप्शन था, वो भी एक जगह के मुख्यमंत्री थे। सारे मुख्यमंत्री लोग कर रहे थे, और अखिलेश एक्स मुख्यमंत्री, वो भी कह सकते थे यूपीए की रेलेवेंस नहीं है, हालांकि वो गठबंधन चला रहे थे। लेकिन नीतीश जी बिल्कुल इस उसमें नहीं है, और ये 100% है कि नीतीश जी आज अगर जब जा रहे हैं, वो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मुझसे कांग्रेस में, ये मेरी और कांग्रेस की बात हुई है, मुझसे कहा गया कि इन 6 लोगों से जो कांग्रेस से डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना होता है और कारणों से, मैं उनसे बात कर रहा हूं। ये सार्वजनिक है। तो नीतीश और कांग्रेस टैंडम में है, नीतीश और कांग्रेस क्रॉस पर्पस पे नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं 1-2 चीजें इसलिए स्पष्ट कर दूं जो मुझे लगता है करना जरूरी है। ये जो बादल साहब ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा। एक चीज जान लीजिए, नीतीश कब इधर आने की कोशिश किए? नीतीश इसलिए इधर आने की कोशिश तब किए जब स्टेट इलेक्शन में चिराग पासवान और एलजेपी को उनके पीछे लगा के उनकी सीटें कम कराई गई,
और नीतीश जब 40 के अंदर वो सिमट गए तो नीतीश को ये समझ में आ गया कि पिछली बार जैसे उनको 17-17 सीटें दी गई थी, वो चुनाव आते आते वो शायद 4-5-6 सीट पे, सिर्फ यही नहीं हुआ था, आरसीपीएन सिंह जो उनकी, नीतीश के ऊपर यह भी आरोप है, परिवारवाद नहीं है लेकिन जातवाद का है, आरसीपीएन सिंह जो एक सरकारी बाबू थे, उनको उन्होंने पार्टी का ऑल इंडिया अध्यक्ष बनाया। और ये आरसीपीएन सिंह पूरी तरह से जाके बैठ गए थे बीजेपी की गोदी में। आरसीपीएन सिंह को जब कहा गया कि आप एक मंत्री बनाइए तो उन्होंने अपने ही को मंत्री बनवा लिया। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो जब नीतीश आए हैं तो नीतीश भी वहां का खराब देख के आए हैं। नीतीश के पास प्रेम से ज्यादा जो बात यह है वो खराब देख के आए हैं। एक, मैं थोड़ा बादल साहब की एक बात से, मतलब मेरे हिसाब से जो 75 का जब बात होता, अरे माफ कीजिएगा 75 के आंदोलन की बात होती है, नकारात्मक नहीं था जनता पार्टी का मिलना, उसका एक बहुत बड़ा मॉरल अथॉरिटी उस समय जेपी थे, जिनकी मॉरल अथॉरिटी के सामने बाकी लोगों ने भी अपनी चीजों को कहा था ठीक है उस समय, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंट्रडिक्शन से। मैं एक दो चीजें और इसलिए बता दूं, ये जो जब हजारीबाग जेल से भागने की बात तो श्रवण जी ने कही, बहुत सीनियर हैं, उतनी जानकारी मुझे भी है, इसलिए बाकी लोगों को लेके नहीं भागे कि बाकी लोग, जान का खतरा था, वहां पे गोली मार दी जाती अगर ऊपर, जब वो क्रॉस कर रहे थे, और उसमें से एक योगेंद्र शुक्ला थे, योगेंद्र शुक्ला के लड़के एचटी में बहुत दिन तक बड़े सीनियर मीडिया पर्सनल थे, योगेंद्र शुक्ला पहलवान टाइप आदमी थे, गया तक जेपी को कंधे पे रख के दौड़ के गए थे 125 किलोमीटर। तो ये हरदम ध्यान रखिएगा कि वहां से जो जितनी हिस्ट्री मैं समझता हूं, जाना सिर्फ ये नहीं था, जाना ये भी था कि जान पे खेल के जाना था, लोगों को गोली मार दी जाती, लोग वहां मर जाते। हैविंग सेड दैट, मुझे बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो वो नहीं लगती है कि इस समय कांग्रेस अपनी पोस्चरिंग बिल्कुल ठीक कर रही है। भाई अगर अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की जरूरत है तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, अरविंद केजरीवाल की उम्र खड़गे साहब से आधी है या 50-55 होंगे, 80, क्यों नहीं चले जा रहे हैं कि मैं आपके से मिलने आ रहा हूं। देखिए ये मैंने जिसके साथ पॉलिटिक्स की है उसमें ये होता ही नहीं, फोन उठा के कहा ना कि मैं आ रहा हूं चाय पीने आपके यहां, क्यों नहीं कह रहे हैं, आपका अहम इतना बड़ा है। अरविंद केजरीवाल को अपने उस अहम को भी कम करना पड़ेगा, लोग भूलेंगे नहीं। आज अगर अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस अगर समझौता आज की तारीख में कर लेती है तो आप कहीं पे भी कह दीजिए, अरविंद केजरीवाल यही चाहते हैं ना छत्तीसगढ़ में 4 सीट मिल जाएं, राजस्थान में, कांग्रेस हार जाएगी जब ये कहेंगे वहां जाके कि विष्णु की फोटो लगा दो नोट के ऊपर, तो कांग्रेस, राहुल गांधी पूरा लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं, हिंदुत्व से हिंदू की लड़ाई है। ठीक बात, ये उस हिंदुत्व से, और आज जैसा घर साहब ने भी कहा, अरविंद केजरीवाल को यह प्रूव करना है कि वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल अदरवाइज आज आरएसएस की विचारधारा के पास खड़े हुए नजर आते हैं। अब वो हो सकता है मेरे चश्मे का नंबर गलत हो, लेकिन उस चश्मे के उसको तो ठीक करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और ये आज की तारीख में सारी जिम्मेदारी अब अरविंद केजरीवाल को है, जहां पे ये प्रूफ हो जाए कि वो बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हैं।